नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विवेक। खंडवा का उपचुनाव, तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी ताकतें झोंक दी। चुनाव प्रचार थम चुका है। बीजेपी ने एक ओबीसी चेहरे पर विश्वास जताया और ज्ञानेश्वर पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने एक छत्री कार्ड खेला और राजनारायण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। कैसा होगा ये सियासी समीकरण, क्या होंगे परिणाम, इन सब विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ विंध्या टाइम्स के एडिटर इन चीफ अमित मिश्रा जी हैं, जिनसे हम तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला सवाल कि जिस तरह अरुण यादव ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन तमाम पार्टी के साथ वो प्रचार में लगे रहे, लेकिन झटका तब लगता है जब चुनाव के कुछ दिन पहले सचिन बिरला, जो अरुण यादव के खास माने जाते हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया। कैसे सियासी समीकरण बैठ सकते हैं इसके? देखिए, ये पहला वाकया नहीं है। इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी के कई विधायक उस लोकसभा सीट के भी कई विधायक छोड़ के जा चुके थे और वहां पर चुनाव हुए। बीजेपी से वो बहुत अच्छे मार्जिन से वो सब जीते भी। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि अरुण यादव एक बहुत बड़ा चेहरा उस संसदीय सीट के लिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, परंपरागत सीट रही है। उनके पिताजी मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे और एक बड़ा नाम रहे, सुभाष यादव। अरुण यादव को लेकर पहले चूंकि वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं, उसके बाद 2014 में जब हार हुई, 2019 का चुनाव जिस तरह से निकला, ये हार जब दोनों हुई उसके बाद ये था पार्टी को, ये सारी चीजें ऐसा लग रहा था कि अरुण यादव ही चुनाव लड़ेंगे। अरुण यादव ने पैर पीछे कर लिए, पारिवारिक कारणों का हवाला दे दिया, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन ये बात किसी से पच नहीं रही थी कि अरुण यादव कैसे पीछे जा सकते हैं। क्या पार्टी ने उन्हें कहा कि आप नाम वापस ले लीजिए, किसी और चेहरे को लड़ाया जाए, या उस सीट को लेकर आश्वस्त नहीं थी पार्टी, या अरुण यादव खुद कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे? रिस्क से मतलब कि लगातार हार का जो तमगा साथ में चल रहा है, चाहे 14 हो चाहे 19 हो, उसके पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीट में जाके उनको चुनाव लड़वाया गया। तो ये जिस तरह से ये फैसला हुआ, और उस फैसले तक बात ठीक थी। अरुण यादव जिस तरह से लगे हुए हैं, इसके पहले कि अगर चुनावों में जाएंगे, क्योंकि ये जो कांग्रेस से जो चेहरा है उसके वो लगातार पहले भी आरोप लगाते रहे कि अरुण यादव के कारण उनकी राजनीति खत्म हुई। वो 3 बार मांधाता विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते हैं, वहां का प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन अब जब ये परिस्थितियां तैयार हुई, उसमें ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जिस तरह से मांधाता विधानसभा में उपचुनाव हुआ 2020 में, अरुण यादव और उनके समर्थकों ने विरोध किया था, इनके बेटे को टिकट मिला था, उत्तम पाल सिंह को, वो हार भी गए, बुरी तरह हारे। अब ये परिस्थितियां हैं कि अरुण यादव पूरी तत्परता के साथ इस सीट में प्रचार कर रहे हैं, उनके साथ हर जनसभा कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन क्या इसके परिणाम उस दिशा में आ पाएंगे? अरुण यादव ओबीसी एक बड़ा चेहरा उस क्षेत्र का भी, प्रदेश में भी जब वो प्रदेश अध्यक्ष रहे तब भी ये तमाम चीजें थी। तो कुल मिला के कुछ भी कह पाना अभी वो नहीं है, और जैसे ही परिणाम आएंगे तब स्थितियां और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। बीजेपी ने एक नया कार्ड खेला, क्योंकि कई लोग टिकट के दावेदार में थे। अर्चना चिटनीस एक बड़ा नाम था, पूर्व मंत्री भी रही हैं, कृष्ण कुमार मोघे का नाम था, लेकिन ये अचानक नाम आता है ज्ञानेश्वर पाटिल का, एक ओबीसी चेहरा रहे हैं, क्योंकि नंद कुमार चौहान के पुराने सहयोगी भी रहे हैं और उनके बूथ मैनेजमेंट का भी काम देखते थे। तो इसका क्या असर हुआ? क्योंकि भीतरघात की चीज़ें सामने आ रही हैं। उनके बेटे हर्षवर्धन चौहान भी दावेदारी में थे, तो इसकी क्या स्थितियां बन सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने जिस तरह का क्लियर कट मैसेज दिया है, चाहे मुरलीधर राव हो, जो उन्होंने कहा था ये टिकट जब अनाउंस हुए उसके ठीक पहले कि अप्रत्याशित नाम होंगे। अप्रत्याशित नाम से मतलब उनका साफ था कि परिवार की बेड़ियों से पार्टी निकलकर ही टिकट देगी। ये इंडिकेशन पहले से थे। आप चारों सीटें देखिए, पृथ्वीपुर देखिए, उसके बाद रैगांव देखिए, रैगांव के साथ में खंडवा लोकसभा सीट देखिए, पार्टी के ग्राउंड में काम करने वाले वर्कर को टिकट देने की जो कवायद शुरू की है। और ये सिर्फ ये उपचुनाव तक नहीं, इसे एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह समझिए कि आगे आने वाले चुनावों में बीजेपी यही एक्सपेरिमेंट करेगी। एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, 2018 में छत्तीसगढ़ में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, 19 के चुनाव में सिटिंग एमपीज का टिकट काट के तमाम सीटों में, 11 सीटों में फ्रेश चेहरे भारतीय जनता पार्टी ने दिए और रिजल्ट भी मिला। तो वहां संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। उनका बैकग्राउंड देखिए, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, बूथ के कार्यकर्ता रहे हैं, उनके साथ रहे नंद कुमार चौहान के,
तो परिवारवाद की जो बेड़ियां हैं वो तो इन उपचुनावों में टिकट वितरण में उन्होंने तोड़ दी और उसी को आधार बना रहे हैं। वहां पर जितने कैंपेन में भाषण हो रहे हैं, नंद कुमार चौहान का जिक्र जरूर होता है, बड़े नेता रहे हैं, मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन इमोशनल कार्ड, टिकट वितरण, इससे इतर उन तमाम मुद्दों पर बात हो रही कि हम ये कर लेंगे, ये चीजें बना देंगे, केंद्र की योजनाओं की बात होती है। आप समझिए कि ओबीसी कार्ड जो खेला है, पहले तो ये था कि कांग्रेस खेलेगी, अरुण यादव को चुनाव लड़ाएगी, लेकिन जब ये फैक्टर निकल कर सामने आया कि नहीं लड़ रहे हैं, तब आप देखिए कि सीधे सीधे 4,76,280 ओबीसी वोटर हैं खंडवा लोकसभा सीट में, उनको टारगेट किया गया। एसटी एससी वर्ग के यहां 7,68,000 वोट हैं, बड़ा फैक्टर। आज भी बार बार जब सेंट्रल की स्कीम्स की बात होती है, चाहे पीएम आवास हो, चाहे उज्ज्वला हो, तो एक बहुत बड़े ग्रुप को टारगेट करने की बात होती है। वहां पर पूरा कैंपेन शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, कई केंद्रीय मंत्री लगे हुए हैं, साथ ही साथ प्रदेश के कई मंत्री लगे हुए हैं। बनाम वहां भी वही है स्थिति कि कमलनाथ उन चीजों को वहां पर डील कर रहे हैं और वो मध्य प्रदेश पर ज्यादा फोकस है, यानी शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं को लेकर उन्हें टारगेट कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की वर्किंग को लेकर बिकाऊ वाला मसला तेज से चला, सचिन पायलट को भी उन्होंने वहां पे बुलाया था। लेकिन अगर वोट फैक्टर्स पे देखा जाए, अल्पसंख्यक के 2,86,160 और सामान्य वर्ग के 3,62,600 मतदाता हैं। मतलब कि ये जो समीकरण है ये हमेशा ऐसे चला, जब नंद कुमार चौहान लड़ रहे थे तो अरुण यादव थे, तो एक छत्री, इधर ओबीसी। इस बार वही चीजें उलट गई हैं। राजनारायण जी को जो टिकट मिला है वहां एक विधानसभा में तो उनका जबरदस्त होल्ड है, लेकिन कितनी मदद कौन कर पाएगा, क्योंकि पुराना जो वो रहा है कि बहुत टसल रही है। राजनारायण सिंह को दिग्विजय सिंह का समर्थक माना जाता है और अरुण यादव के समर्थक पिछले चुनाव में, उपचुनाव में उन्हें एक जवाब दे चुके हैं उनके बेटे को। तो ये बहुत बड़ा असर इस पर दिखेगा कि किस तरह से इन तमाम चीज़ों को, चाहे ओबीसी फैक्टर हो, चाहे सवर्ण फैक्टर हो, चाहे छत्री फैक्टर हो, कैसे साधते हैं। ठीक है, जातिगत समीकरण की बात होती है तो जिस तरह अभी गुर्जर वोटों के लिए सचिन पायलट को वहां लाया जाता है, क्योंकि सचिन बिरला जो वड़वास सीट से विधायक थे उन्होंने पार्टी छोड़ी, तो सचिन बिरला का लाना, सचिन पायलट का वहां बुलाया जाना, इसमें गुर्जर वोटों में कितना प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, सचिन पायलट गुर्जरों के बड़े नेता हैं और राजस्थान में जब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं और बीच में जो परिस्थितियां बनी, लगा कि पार्टी छोड़ देंगे, तरह तरह की बातें थी, लेकिन उनको लाके क्लियर कट ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि अगर कोई चुनाव के ठीक पहले पार्टी छोड़कर गया है, पार्टी विचारधारा से छोड़कर गया, क्या परिस्थितियां हुई इस पे नहीं जाए। लेकिन बार बार कांग्रेस इस चीज को प्रोजेक्ट करना चाह रही है कि जो गद्दारी की है पैसे लेके, जीतू पटवारी ने कहा कि 20 करोड़ रुपए में बिक गए, वो मैसेज देने की कोशिश की गई है कि बिखराव नहीं होना चाहिए। सचिन पायलट खुद पहुंचे, सभाएं हुई, आखिरी दिन जिस तरह से वो कैंपेन कर रहे थे और उस कैंपेन में शिवराज सिंह चौहान को जो उन्होंने टारगेट किया कि ये कुछ दिन के लिए ही हैं, इनको तो जाना, इनका जाना तय है। और गुर्जर वोटों को साधने की कवायद इसलिए करनी पड़ी क्योंकि सचिन बिरला बड़वास सीट से विधायक हैं और बहुत बड़े मार्जिन से वो जीत के आए हैं, 300,000 वोट से वो चुनाव जीत के आए थे। उनका ऐसे समय में जाना पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता था, लेकिन इसको कांग्रेस ने दूसरे एस्पेक्ट में पॉजिटिव उसमें लिया कि गद्दारी करके गए और तमाम तरह के जिक्र हुए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो अपना है वो रुकेगा और जिसे बिकना होगा तो वो बिकेगा। हाँ, ये फैक्टर बार बार इस चीज का डिस्कशन वहां पर रहता है। लेकिन देखिए, खंडवा सीट में सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे तो हैं, लेकिन जब लोकसभा का मसला होता है, लोकसभा का उपचुनाव है, तो केंद्र से बार बार चीजें जुड़ती हैं, केंद्र की योजनाओं से बार बार जुड़ती है। वहां भी देखिए आप, आतंकवाद पे बात हो रही थी, नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं उस पे बात हो रही थी। अपोजिशन वहां पर उन चीजों को ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहा था कि सब बेचने पर उतारू हैं। तो ये सेंट्रल का मसला है और यहां पर विधानसभा की 3 सीटें और लोकसभा, इन दोनों चुनाव में आपको अंतर देखने को मिलेगा। जब परिणाम आएंगे तब भी देखने को मिलेगा। अब कितना कौन किस गैप को पाट पाता है, कितनी खाई को पाट पाता है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक नाम आया सुरेंद्र सिंह सेरा का, वो इतने अस्वस्थ दिख रहे थे कि नहीं, उनका टिकट मिलना तय है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि एक औपचारिक घोषणा बची हुई है, बाकी टिकट मिलना तय है। केदार डाबर का नाम आया जो आदिवासी विधायक हैं। तो
इनको ना मिलना टिकट, क्योंकि शेरा के पिताजी वहां से सांसद रह चुके हैं, तो इसका क्या इफेक्ट होगा? क्योंकि भीतरघात की खबरें बीजेपी से भी हैं और कांग्रेस से भी हैं, तो कांग्रेस को ये कितना नुकसान हो सकता है इनका टिकट ना मिल पाना? देखिए, सुरेंद्र सिंह शेरा की जो सबसे बड़ी लड़ाई दिख रही थी 2018 से लेके आगे आने वाले समय तक, वो अरुण यादव से दिख रही थी। बार बार वो जिस तरह का जिक्र करते थे कि मैं वहां मजबूत हूं, तमाम तरह के निर्दलीय चुनकर आए हैं, इसलिए भी चीजें हो रही थी। कई बार तो ये लगता है कि शायद शेरा के कारण ही तो ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस ने अरुण यादव को कहा हो, अरुण यादव ने भी मूल्यांकन किया हो कि जबरदस्त गुटबाजी हो सकती है या जो भी चीजें हैं, तो पैर पीछे खींच लेना चाहिए। लेकिन शेरा कांग्रेस के कैंपेन में साथ खड़े दिखे। हो सकता है उन्होंने एक शर्त रख दी हो कि इनको नहीं मिलना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, अब ये तो उनके पार्टी के अंदर का मामला है। इसलिए शेरा का फैक्टर अब यहां पर क्लब कर रहा है। अब देखना होगा कि रिजल्ट किसके पक्ष में जाता है। क्या शेरा उतनी मदद कर पाए, क्योंकि हर मंच पे रहे, कांग्रेस के साथ रहे, निर्दलीय थे लेकिन वो कांग्रेस के साथ रहे। पहले उन्होंने मंत्री बनने का भी बहुत दबाव बनाया था जब कमलनाथ की सरकार थी। ये फैक्टर उतने प्रभावी नहीं होंगे। फैक्टर वहां पर यह प्रभावी रहेगा क्योंकि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है पूरी लड़ाई, और यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जिन चीजों को लेकर आप मैदान में हैं, आप 15-18 महीने के काम लेकर मैदान में हैं कांग्रेस की ओर से, बीजेपी केंद्र के मुद्दों को लेकर भी है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मुद्दों को लेकर भी है। इसलिए सिर्फ केंद्र पर पूरी जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती, ना बीजेपी ना कांग्रेस। यहां पर कमलनाथ लड़ रहे थे, कोई दिल्ली से कोई लीडर वहां प्रचार करने नहीं आया, वो खुद कैंपेन को हैंडल कर रहे हैं। साथ ही साथ जो तमाम पहले की टीम थी, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जीतू पटवारी हो, चाहे वहां के जो बड़े नेता हो, आदिवासी नेता हो, सबको वहां तैनात किया गया था। तो ये परिस्थितियां निर्भर करेगी कि आप कितनी रणनीतियों के साथ, कितने अच्छे प्रबंधन के साथ लड़ पाए, और कितना असर अभी भी है ये भी जस्टिफाई करे। क्योंकि 2 लाख से ऊपर वोट से नंद कुमार चौहान जीते थे चुनाव। हाँ, उनके बेटे अब सभाओं में नहीं हैं, जिनको लेकर बार बार चर्चा हो रही, वो कितना प्रभावित कर पाएंगे ये महत्वपूर्ण होगा देखना। हालांकि परिणाम में सब कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि जो निमाड़ क्षेत्र है वो भाजपा का गढ़ माना जाता है, और जो राजनारायण सिंह जिन्हें कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, हालांकि वो मांधाता से 2 बार विधायक रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भाजपा को टक्कर देना एक कठिन काम हो जाता है, क्योंकि वो एक क्षेत्र है जहाँ से नंद कुमार चौहान चुनाव जीतते आए हैं। एक कठिन काम ये हो जाता है कि उस सीट को जीत पाना बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए कठिन हो जाता है। तो क्या ऐसे फैक्टर आ रहे हैं सामने कि जिससे बीजेपी बैकफुट में आएगी? देखिए, नंद कुमार चौहान पार्टी से लड़ते थे, सब कुछ था, चुनाव जीतते थे, 2009 में चुनाव हारे भी हैं। 2009 में अरुण यादव ने उन्हें चुनाव हराया, उसके बाद वो केंद्र में मंत्री बने। लेकिन व्यक्तिगत भी उनका वहां जिस तरह का काम था वो अलग मसला था। पार्टी बार बार अगर इस चीज को इन्फोर्स कर रही है कि पार्टी सब कुछ है और पार्टी ने जिसको निर्धारित किया वो चुनाव जीत जाता है, ये सब कुछ इसमें स्पष्ट होगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। चुनौतियां हैं क्योंकि तमाम कांग्रेस के जो विधायक पहले चले गए, सचिन बिरला अभी चले गए, इसमें कितना इमोशनल कार्ड कांग्रेस के साथ जुड़ पाता है यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हैं, केंद्र की योजनाओं को लेकर जिस तरह से वहां पर काम हुआ है, या फिर वहां जिन चीजों का प्रोजेक्शन हो रहा है, चाहे पीएम आवास हो, चाहे उज्ज्वला हो, तो कई बार उन बीजेपी के पक्ष में बहुत सारी चीजें जाती हुई दिखती हैं। लेकिन वहां पे एक जो प्रमुख मुद्दा है सिंचाई, नर्मदा के पानी को वहां तक लाने की बात कही जाती है, और सिंचाई एक प्रमुख मुद्दा, और सबसे ज्यादा जिसको कांग्रेस लेकर अग्रेसिव है, महंगाई। पेट्रोल के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दामों में कांग्रेस ज़्यादातर अग्रेसिव दिखाई देती है। तो क्या ये मुद्दे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। केंद्र के जो मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का मसला हो, चाहे नर्मदा सिंचाई वाला जो मसला हो, वहां पर और जो केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन की बात होती है, लेकिन महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस लगातार उस संसदीय सीट में इस चीज का प्रचार कर रही है कि जबरदस्त महंगाई के पीछे नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, केंद्र की सरकार जिम्मेदार है, और साथ ही साथ जो निजीकरण का मसला है, इसको भी लेकर जोर शोर से वहां पर कांग्रेस एग्रेसिव कैंपेन कर रही है। इसका प्रभाव, इसका वोट बैंक में कन्वर्जन होता हुआ दिख सकता है।
कांग्रेस ने कहा कि वहाँ पे बहुत सारी फसल खराब हुई जिसका मुआवजा बीजेपी सरकार द्वारा नहीं दिया गया, जो उचित मुआवजा नहीं मिला है। तो हमेशा कमलनाथ के द्वारा भी ये बातें कही गई, तो ये कितनी फैक्चुअल बातें हो सकती हैं और बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कमलनाथ कर्ज माफी के मसले पर पहली बात करते हैं, फिर रोजगार पे बात करते हैं और केंद्र सरकार को टारगेट करते हैं। शिवराज सिंह चौहान को लगातार कि वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, उनको मुंबई चले जाना चाहिए, ये सब मसला भी रहता है। लेकिन ये फैक्टर काम करेंगे। निमाड़ कृषि आधारित तमाम ग्रामीण वहां परिवेश है, सुभाष यादव किसानों के एक बड़े नेता हैं, उनकी तमाम उपलब्धियां हैं, वो चीजें अगर यहां कनेक्ट कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, महंगाई पर जो बात हो रही है, अगर उस पर सीधे सीधे ये समझा पाने में कांग्रेस सफल हुई होगी जमीन में, तो हो सकता है कि उसका परिणाम अलग दिखे इन चुनाव परिणामों में। अगर मार्जिन बहुत कम होता है तो भी ये माना जाए कि परिणाम है। अगर मान लीजिए कि बीजेपी की वहां जीत होती है और मार्जिन कम होता है, तो यानी कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का हो, चाहे रोजगार का हो, ये निजीकरण का हो, ये मुद्दे वहां पर प्रभावी हो रहे हैं। अंतिम सवाल कि जिस तरह 3 विधानसभा चुनाव है, एक लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, क्या ये वही चुनाव, इसमें भी कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह है? क्योंकि मुद्दा केंद्र का हो जाता है जब मोदी को टारगेट किया जाता है, तो क्या पूरी तरह ये चुनाव कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह चौहान है, या केंद्र सरकार मोदी की चीजें इसमें इंक्लूड की जा रही है? इंक्लूड की जा रही है, एक पार्ट इंक्लूड किया जा रहा है, लेकिन विशुद्ध रूप से ये चुनाव कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह चौहान ही है, क्योंकि तमाम उन 3 विधानसभा सीटों के साथ इसे भी लोकसभा को भी क्लब करके देखा जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि प्रदेश की, कमलनाथ की पूरी कोशिश है कि प्रदेश सरकार की विफलताएं, कोविड का मिसमैनेजमेंट, इस चीज को ज्यादा प्रोजेक्ट किया जाए, नरेंद्र मोदी पे कम बात की जाए। क्योंकि ये एक उदाहरण या फिर कह सकते हैं कि सीखने की जो कोशिश है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव से है। केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के बारे में बात करना बंद कर दिया, वो भी यहां शिवराज सिंह पर केंद्रित इस चुनाव को रखना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की चीजों पर जोड़कर खंडवा को भी आगे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ताकि अब रिजल्ट 2 दिन बाद रिजल्ट में क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन वो ये कोशिश में है कि पूरी बात जो है वो सिर्फ शिवराज सिंह चौहान केंद्रित होनी चाहिए, सिंधिया केंद्रित होनी चाहिए, जो बिक के गए, जो वो बार बार आरोप लगाते हैं कि टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ की लड़ाई है, उस पर केंद्रित ये पूरा चुनाव चाहते हैं। ठीक है, तो ये सियासी समीकरण कहाँ बैठता है, क्या परिणाम होंगे, ये 2 नवंबर को तय हो जाएगा। लेकिन चुनाव की परिणाम आने 2 दिन बाद, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियों ने अपने दम झोंक दिया। कल इसके मतदान होना है और ये देखना बाकी रहे कि किसकी इसमें जीत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।